नमस्कार, अभिनंदन। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लखनवी अंदाज इस पाठ को पुनः इसके अभ्यास प्रश्नों के विचार विमर्श द्वारा समझेंगे। इस पाठ के सार को आप भली भांति समझ चुके हैं कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है और किस पर व्यंग्य कर रहा है। आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि लेखक क्या सोचता है और जिस विषय में वह बात कर रहा है, अर्थात नवाब साहब के व्यवहार आदि के विषय में वह क्या कहना चाहता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हाव भाव जो नवाब साहब के हमें देखने को मिले, उनका व्यवहार हमें देखने को मिला, उनसे संबंधित कुछ कार्य अभ्यास कार्य के या अभ्यास प्रश्न के रूप में हमारी पुस्तक में हैं। आज हम उन्हीं पर विचार विमर्श करेंगे। इस विचार विमर्श के अतिरिक्त एक PDF भी आपको प्राप्त होगी और आप पहले मुझे सुनेंगे और उसके पश्चात उस PDF में लिखे प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ेंगे और फिर उन दोनों के मिलन से अपने आधार पर अपने लिए प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे और पूर्ण कर मुझे जांच के लिए भेजेंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तरों के लिए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अब यहाँ पर कई जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, जैसे नवाब साहब लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर भी खुश नहीं हुए। उनके चेहरे पर असंतोष के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वह अपने एकांतवास में, अर्थात जहाँ वह अकेले बैठे थे, वहाँ पर उनके आने से उन्हें बाधा होगी, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकेंगे। दूसरे, खिड़की से बाहर वह देखते रहे और उन्होंने लेखक को अनदेखा करने का नाटक किया। नवाब साहब के इन्हीं हाव भावों के कारण लेखक को लगा कि शायद नवाब साहब को उनका आना अच्छा नहीं लगा और वह उसके लिए लेखक से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरख कर अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो इसे फिर समझेंगे। नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत रखते थे। वह अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। यह सब करके नवाब साहब केवल यह बताना चाहते थे कि उनके द्वारा सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों को होती है। वह यह सब केवल अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए कर रहे थे। अगले प्रश्न के रूप में बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम पहले भी इन तीनों प्रश्नों का विश्लेषण कर चुके हैं। कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करती है कि वह घटना कैसे हुई और उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या हुआ। यह सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है और घटना बिना कारण के नहीं होती। अतः बिना पात्र के तथा बिना कारण के घटना कैसे संभव है? यह बिना विचार कैसे हो सकती है? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार के यह हमारे जो है कहानी नहीं लिखी जा सकती है और यह पूर्णतः सत्य है। उनका विचार
हमारे विचारों के अनुकूल ही है। इस निबंध को हम और क्या नाम दे सकते हैं कि इस निबंध में लेखक ने नवाब साहब की नवाबी और उनकी अमीरी के दिखावटीपन और उनके प्रदर्शन को ही विशेष महत्व दिया है। अतः इसके अतिरिक्त नवाबी दिखावा, नवाबी ठाट बाट या नवाब साहब भी इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं। अब आगे कुछ प्रश्न हमारी रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। जैसे नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र जो प्रस्तुत किया गया है उसे अपने शब्दों में लिखें। नवाब साहब, यह प्रश्न आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि किस प्रकार तौलिए पर रखे खीरों को उन्होंने पोंछा, काटा या उसे धोकर और पुनः बड़े प्यार से छील कर, काट कर उन पर नमक मिर्च लगाया और फिर बाहर फेंक दिया। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को आपको अपने शब्दों में लिखना है। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छा रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप इस निबंध को 2 से 3 बार पढ़ें। अगले प्रश्न के अंतर्गत नवाब साहब द्वारा अनेकों जो वो तैयारियां उस खीरे को खाने के लिए की गई, यह प्रश्न आपके साथ जो विचार विमर्श हुआ है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं और पाठ पढ़ते हुए भी हमने जो विश्लेषण किया है, हम उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जाना चाहिए। आपने नवाबों की और सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में बताएं। नवाब साहब द्वारा खीरा पानी से धोना, छीलना, फांके करना और तौलिए पर झाड़ कर रखना, फिर उन्हें करीने से सजाना, नमक मिर्च बुरक कर उन्हें सूंघ कर फेंक देना उनकी सनक है। इसी प्रकार की सनक के बारे में आपको किसी एक उदाहरण से समझाना है। जैसे महात्मा गांधी को अहिंसा की सनक थी। वह किसी भी तरीके से हिंसा को नहीं अपनाते थे और अहिंसा के मार्ग पर अपनी के साथ चलकर ही उन्होंने अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यही नहीं, हम अपने आसपास भी कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें स्वच्छता की सनक होती है और वह बिना आवश्यकता के भी उसी काम में लगे रहते हैं, या उन्हें अपने घर की सुरक्षा की सनक होती है तो वह बार बार उसकी जांच करते रहते हैं। जैसे अगर ताला लगा कर कहीं गए या जाना है तो कई बार चेक करेंगे कि वह सही से बंद हुआ भी है या नहीं, या आधे रास्ते से लौट कर आएंगे कि मेरा घर सुरक्षित है अथवा नहीं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके आधार पर जब सनक जिन व्यक्तियों को होती है उन्हें धुन का पक्का भी कहा जाता है और ऐसे लोग कई बार इतिहास बदलने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपको गांधी जी का उदाहरण दिया। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि यदि हमें इस किसी कार्य की सनक हो जाए तो हम उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और उसके अच्छे परिणाम निकाल सकते हैं। यही किसी भी सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की सनक थी तो उन्होंने हर प्रकार से उसे कोशिश की और अंत में बोधिसत्व वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप कम से कम 3 उदाहरण ऐसे अवश्य लिखेंगे। इस प्रकार भाषा अध्ययन वाले प्रश्नों के अंतर्गत भी
आपको सिर्फ यह देखना है इस प्रश्न में कि यह क्रियापद जो है वह कौन सा है, और क्रियापद को छांटकर उसका भेद भी लिखना है। जैसे एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। अब इसमें क्रियापद क्या है? बैठे थे। तो बैठे थे यह एक अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब इसमें दिखाया जो है वह क्रिया है, किसके लिए नहीं दिखाया? उत्साह के लिए, अर्थात हमारे पास उसका उत्तर है, तो यह सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम प्रत्येक वाक्य से क्रियापद छांटकर उसके भेद का भी नाम लिखेंगे। 2 क्रियाएं समझने के पश्चात आपको समझ आ गया होगा कि आपको आगे क्या करना है। इस प्रकार आप अपने इस पाठ को पूर्ण करेंगे और प्रश्नोत्तर जांच कराएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर भी यदि आपको कहीं समस्या रहती है या कुछ भी आपकी समझ नहीं आता है, तो आप पुनः व्हाट्सएप या कॉल द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।